अभी तक हम मॉक एनालिसिस रिलेटेड काफ़ी सारे डिस्कशंस कर चुके हैं। तो आज हम उसी के एडिशन में एक और फैक्टर, एक और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मॉक में हमारे पास 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एक तो आपके जो करेक्टली आंसर्ड होते हैं जिसके आप +4 देते हैं, एक आपके इनकरेक्टली मार्क्ड और एक आपके जो होते हैं अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। तो अगर आप अभी तक मॉक टेस्ट दे रहे होते हो तो आप 2-3 चीज़ें कुछ-कुछ समझने लग जाते हो मॉक एनालिसिस से। एक तो कि आप अपनी एक्यूरेसी समझने लग जाते हो, एक आप अपने फ़ोकस्ड की सिटिंग आवर्स आपके कितने हैं उसके बारे में जानने लग जाते हो। बट आज हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है एक्चुअली पोटेंशियल मार्क्स का कॉन्सेप्ट, वो हमें ये बता रहा होता है कि मॉक देने के बाद जो आपके अटेम्प्टेड क्वेश्चंस या अनअटेम्प्टेड और जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनसे हम क्या-क्या चीज़ें सीख सकते हैं और उनको हम कैसे इम्प्रूव करके अपने स्कोर्स इम्प्रूव कर सकते हैं या बेसिकली ओवरऑल हम प्रिपरेशन अपनी अच्छी कर सकते हैं। पोटेंशियल मार्क्स का मतलब बेसिकली वही है कि जो आपने मॉक टेस्ट दिया है उसमें एक तो हो गया आपका एक्चुअल स्कोर जो कि आपका +4 -1 करके कैलकुलेट करते हैं जो कि एक्चुअली में आपको मिलता है, और एक होता है आपका पोटेंशियल स्कोर का कॉन्सेप्ट जो कि ये बता रहा होता है कि उस मॉक टेस्ट में स्पेसिफिकली आप कितना डिजर्व करते थे या आपका पोटेंशियल क्या था उस मॉक टेस्ट में स्कोर करने का। हालांकि ये इतना सिंपल नहीं है कैलकुलेट करना, तो अब क्वेश्चन बेसिकली ये आ जाता है कि पोटेंशियल स्कोर को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। जैसे करेक्ट क्वेश्चंस हो गए जिसमें आप +4 दे रहे होते हैं, हालांकि वो भी सही तरीका नहीं है क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है कि करेक्ट क्वेश्चंस में हम श्योर नहीं होते बट हम मार्क कर देते हैं, या फिर कई बार फ्लूक या तुक्के की वजह से भी वो चीज़ सही होती है। तो अभी हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि हम अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन से और इनकरेक्ट क्वेश्चन से क्या क्या सीखने वाले हैं। तो उसी से फिर हम आगे समझेंगे कि पोटेंशियल मार्क्स हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले रीजंस क्या होते हैं किसी भी क्वेश्चन के इनकरेक्ट होने के और अनअटेम्प्टेड होने के। इनकरेक्ट होने के तो 2-3 बेसिक रीजंस होते हैं। एक तो वही कि हमारी तरफ से सिली कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है कि 4 इंटू 3 को हम 7 लिखाते हैं, जिनको हम चिली मिस्टेक्स भी बोल रहे होते हैं क्योंकि ये काफ़ी दर्द दे रही होती हैं। और एक होता है कि फोकस बिगड़ने की वजह से काफ़ी बार हम मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट और हम करेक्ट सोच करके मार्क करके आ जाते हैं। या काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हमने अपनी आंसर शीट में आंसर सही निकाला होता है, सही कैलकुलेशन की होती है, बट जब हम वो स्क्रीन पर मार्क करने जा रहे होते हैं या इंटीजर एंटर करने जा रहे होते हैं तब हम गलत एंटर कर देते हैं। तो ये कुछ बेसिकली 2-3 रीजंस ये होते हैं कि कोई क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट क्यों होता है, राइट। अब अनअटेम्प्टेड क्यों रह जाते हैं आपके क्वेश्चन? एक तो बेसिकली ये कि जब आपके पास वो इतना बड़ा सेट ऑफ क्वेश्चन आता है तो आप उसमें से क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हो कि हाँ ये आपके लिए डुएबल है, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। या काफ़ी बार ऐसे होता है कि जैसे काफ़ी सारे हार्ड क्वेश्चंस आ गए या ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो कि आप लीव कर रहे हो, जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, और उसमें एक क्वेश्चन आ गया जो कि आपसे अचानक से हो जा रहा है और काफ़ी ईजिली हो जा रहा है, तो हम डाउट की वजह से ही छोड़ देते हैं कि इतनी आसानी से तो इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है पेपर में, राइट। और एक रीज़न हो जाता है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस का जो होता है कि टाइम अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता है, या फिर ऐसे हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमने किसी 1-2 क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम दे दिया, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे दिया, और लास्ट तक फिर टाइम बचा ही नहीं कि हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ जो कि हम एक्चुअली में सॉल्व कर सकते थे, राइट। और एक हो जाता है कि सिलेबस आपका डन है बट हम रिकॉल नहीं कर पाए। ये सेम रीज़न इनकरेक्ट वाले में भी चला जाता है कि कॉन्स्टेंट कन्फ्यूज़ कर गए या ये सब चीज़ें। हमने अभी बेसिकली रीजंस डिस्कस करे कि कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट क्यों हो सकता है या कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड क्यों रह जाता है, राइट। अब इसको हम पोटेंशियल स्कोर से रिलेट कर रहे होंगे कि आप इन सब रीजंस की वजह से, क्योंकि ये सारे रीजंस आपके ही हाथ में है ना, फोकस आपके हाथ में है, आपका टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आपके हाथ में है, राइट। तो ये सारी चीजें आपके ही हाथ में है। अब अगर सब फैक्टर ये आपने सही कर लिए हों तो आपके मार्क्स वो एड ऑन हो जाएंगे ना, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस जो कि इनकरेक्ट रह गए, जो कि अनअटेम्प्टेड छूट गए, इन सब रीजंस की वजह से, या आप और रीजंस भी सोच सकते हो जो आपके इन पर एप्लीकेबल हो रहे होते हैं, तो इनको हम एक्चुअल स्कोर में ऐड कर रहे होते हैं। बेसिकली हम पोटेंशियल स्कोर कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि इस मॉक टेस्ट से एक्चुअली में मैं क्या स्कोर कर सकता था या कर सकती थी। अब ये ज़रूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि ये आपको एक्चुअली में ये बता रहा होता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका स्कोर आ रहा हो 120 130, बट उसमें पॉइंट ये हो कि आपकी एक्यूरेसी बहुत कम चल रही है, या आपके 40-50 मार्क्स ही आप इनकरेक्ट करने की वजह से या अनअटेम्प्टेड छोड़ने की वजह से कर ले रहे हो, बट आपका एक्चुअल पोटेंशियल तो फिर 170 180 वाला है ना। तो काफ़ी बार पोटेंशियल स्कोर्स का जो कॉन्सेप्ट है और आप जब इन सब रीजंस पर काम कर लेते हो तो वो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्ट कर रहा होता है, और एक्चुअली में मॉक एनालिसिस से हम यही सब चीज़ें सीख रहे होते हैं।
और जो हम एनालिसिस रिलेटेड बात करते हैं कि एनालिसिस हमें खुद का स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो जब हम ऐसे खुद के पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं ना कि मेरी सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होती है या ऐसा होता है कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूँ, शुरू में मैं अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को टाइम दे देता हूँ जबकि उन क्वेश्चंस को तो शायद छोड़ना था। तो जब आप अपने ऐसे खुद के पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं ना तो आपका एनालिसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होना तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। जब आपको पता होता है कि आपकी ये चीज़ गलत है तभी आप उसको सही कर पाएंगे ना। एंड जो एक और ज़रूरी चीज़ होती है अपना पोटेंशियल स्कोर पता होने की वजह से, वो होती है इमोशनल डिटैचमेंट, जो कि आप अपने मार्क्स की वजह से परेशान हो रहे होते हो ना, वो आप नहीं होते हो। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं ना कि जर्नी इज़ ग्रेटर देन रिजल्ट, तो जब आप वो पैटर्न्स रिकॉग्नाइज़ करने लग जाते हो, जब आप वो रीज़न्स रिकॉग्नाइज़ करने लग जाते हो कि अगर मैं इन रीज़न्स पर काम कर लूँगा मेरा स्कोर ठीक हो जाएगा, अगर ये रीज़न्स मैं अपनी सिली मिस्टेक्स कम कर लूँगा, मैं अपने ये इश्यूज़ सॉर्ट कर लूँगा तो मेरी चीज़ें सही हो जाएँगी। तो फिर तब आप मार्क्स नहीं देखते हो कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, तब आप रीजंस पकड़ते हो कि मुझे किन चीज़ों पर काम करना है। और एक्चुअली में ग्रोथ तो उसी वजह से होती है ना। और वो पूरा प्रोसेस आपके लिए एकदम सिंप्लीफाई हो जाता है। आपको नहीं फ़र्क पड़ता है कि आपके स्कोर 90 आ रहे हैं, आपके 45 आ रहे हैं, आपके 120 आ रहे हैं, आपके 150 आ रहे हैं। आपके लिए पूरे प्रोसेस का मतलब क्या रह जाता है कि मैं क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकता हूँ या मैं क्या चीज़ें ठीक कर सकती हूँ। एंड यही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पूरे प्रोसेस के लिए। ओके, तो अब जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, वीकली देना है आपको, राइट? हम इसी के बारे में बार बार डिस्कस कर रहे हैं। तो वीकली जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं उसमें आप अपना पोटेंशियल स्कोर कैलकुलेट कर रहे होंगे। और जो अब आप मॉक देने वाले हैं नेक्स्ट, उसका पोटेंशियल स्कोर आप आकर के कमेंट्स में लिख रहे होंगे और साथ में जो आपने रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं कि किन रीजंस की वजह से वो पोटेंशियल स्कोर और एक्चुअल स्कोर में इतना बड़ा गैप है, आप उनको लिख करके उन पर काम स्टार्ट कर रहे होंगे। ओके, मिलते हैं अगली डिस्कशंस में। चलते हैं, ऑल द बेस्ट।